हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का NYS एजुकेशन सेवा के इस चैनल पे। तो आज से पहले हमने जो चैप्टर था 12.1 और 2 दोनों ख़त्म कर दिया, जो था आप लोगों का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो वो चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। अब आगे वाला चैप्टर जो है न्यू सिलेबस के अनुसार से अगर हम बात करें तो न्यू सिलेबस के अनुसार से अगला चैप्टर जो है वो सांख्यिकी है। सांख्यिकी ये आपका 13 नंबर का चैप्टर है, लेकिन अगर आप पुराने सिलेबस में जाएंगे तो ये आपका 14 नंबर का सिलेबस है। ठीक है, तो आप ध्यान से आप अपने सिलेबस में देख लीजिएगा, क्योंकि हम एक्चुअली की टॉपिक का नाम बता देते हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होती है। सांख्यिकी हम बता रहे हैं तो सांख्यिकी आपको जितने भी नंबर में होगा आप आराम से देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और इसमें समझते हैं कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन है पढ़ने के लिए हम लोगों को। तो कह रहा है कि कक्षा 9th में आप दिए गए आंकड़ों को वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत बारंबारता बटनों में व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। आपने आंकड़ों को चित्रीय रूप में से विभिन्न आलेखों जैसे दंड आलेख, आयत चित्र, इनमें असमान चौड़ाई वाले वर्ग अंतराल भी सम्मिलित थे और बारंबारता बहुभुजों के रूप में निरूपित करना भी सीखा था। तथ्य तो यह है कि आप वर्गीकृत आंकड़ों के कुछ संख्यात्मक प्रतिनिधि ज्ञात करके एकदम आगे बढ़ गए थे। इनके संख्यात्मक प्रतिनिधि को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कहते हैं। ठीक है, हमने ऐसे तीन मापकों अर्थात माध्य, माध्यक, बहुलक। अच्छा देखिए, ये तीन प्रकार से हम लोग मापते हैं। एक है माध्य, एक है माधक और एक है बहुलक। ठीक है, माध्यक है, सॉरी माधक नहीं माध्यक है का अध्ययन क्या था। इस अध्ययन में हम इन तीनों चीजों को, इन तीनों मापकों को अर्थात माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन अवर्गीकृत आंकड़ों से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आगे बढ़ेंगे। पहले जो हम लोग किए थे वो अवर्गीकृत के लिए किए थे, अब वर्गीकृत के लिए हम लोग करेंगे। हम संचयी बारंबारता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जो है संचयी बारंबारता सारणी को अवधारणाओं की चर्चा भी करेंगे। तो यह भी सीखेंगे कि संचयी बारंबारता वक्रों यानी कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स जो त्वरण यानी कि ओगिव्स कहलाती है को किस प्रकार खींचा जाता है। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकलेगा, तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि दिए हुए प्रेक्षणों का माध्य औसत सभी प्रेक्षणों के मानों के योग के और प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। कक्षा 9 से याद कीजिए कि अच्छा देखिए, इसमें माध्य कहने का मतलब ये होता है कि आप जितना भी संख्या दिया हुआ है 1 से लेकर के 100 या फिर x से लेकर के z तक कुछ भी दिया हुआ है, तो सारे संख्याओं का जोड़ बटे जितना संख्या दिया हुआ है उतना संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो वही हमारा माध्य होता है। उसी को कह रहा है समझने के लिए कि देखिए, यदि प्रेक्षण x1 x2 xn है कि बारंबारता क्रमशः f1 f2 fn हो, तो इसका अर्थ है कि प्रेक्षण x1 f1 बार आता है, प्रेक्षण x2 f2 बार आता है, इत्यादि। इस प्रकार से अगर इसका x बार अगर हम निकालें तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस प्लस fn xn तक जाएगा। इसी प्रकार से बटे जितना संख्या है f1 प्लस f2 प्लस fn, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो हम माध्य का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं कि x बार बराबर लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ fi xi बटे समेशन ऑफ fi। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं और इसे और अधिक संक्षिप्त रूप में x बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई लिखते हैं, यह समझते हुए कि i का मान 1 से n तक का विचरण करता है। अब देखिए, इसका एक पहले उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, किसी स्कूल की कक्षा में मतलब कक्षा 10th के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त अंकों की संख्या नीचे दी गई सारणी के लिए दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए माध्य निकालते हैं इसका। अब देख लीजिए कि ये हमारा संख्या है, इस सब को जोड़ दीजिए, बट ये जितना संख्या विद्यार्थियों की संख्या इतनी है तो इससे आप भागा दे दीजिए। देखिए यही काम किया है, इसमें भी देखिए दे दिया है। ये क्या है एक्स आई, ये क्या है एफ आई एक्स आई। अच्छा देखिए, ये है एक्स आई एक्स आई एफ आई एक्स आई, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ से आप अगर एक्स बार निकालेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है हमका रहा, तो 1779 है और समेशन एफ आई कितना है 30 है। भागा दे दीजिए, इतना आ गया, आपका आंसर आ गया। तो प्राप्त किया गया माध्य अंक 59.3 है। हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश स्थितियों में आंकड़े इतने बड़े होते हैं कि उनका एक अर्थपूर्ण अध्ययन करने के लिए उन्हें समूह में बांटकर वर्गीकृत करके छोटा किया जाता है। अतः हम दिए हुए अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में बदलने की आवश्यकता होती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी एक उदाहरण ले लेते हैं कि अवर्गीकृत के लिए कि आंकड़ों में चौड़ाई मान लीजिए कि 15 के वर्ग का अंतराल बनाकर वर्गीकृत आंकड़ों में बदले। याद रखिए कि वर्ग अंतरालों की बारंबारता निर्दिष्ट समय से
निर्दिष्ट सेमेस्टर बनाकर अक्षरों में बदले। यदि याद रखिए अंतरालों की बारंबारता निर्दिष्ट करते समय किसी ऊपरी वर्ग सीमा या कि अपर क्लास लिमिट में आने वाले परीक्षण अगले वर्ग अंतराल में लिए जाते हैं। उदाहरणार्थ अंक 40 प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी को वर्ग अंतराल 25 से 40 में न लेकर अंतराल 40 से 55 में लिया जाता है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए आइए इनकी वर्गीकृत बारंबारता बनाते हैं। देखिए 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ये आप वाला क्वेश्चन लिए और आपको पता है वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2, ये होता है वर्ग चिन्ह होता है। अब प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए हमें एक ऐसे बिंदु मान की आवश्यकता होती है जो पूरे अंतराल का प्रतिनिधित्व करे। यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके माध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है। अतः प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट जो होता है, यह वर्ग चिन्ह को उस वर्ग में आने वाले सभी प्रेक्षणों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। याद कीजिए कि हम एक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु उसकी ऊपरी और निचली सीमाओं को औसत निकाल कर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या 10 + 25 यानी कि सबसे नीचे 10 ऊपर 25, तो 10 25 कितना हो गया 35/2, 17.5 आ गया। अच्छा, इसी प्रकार हम अन्य वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं वर्ग चिन्हों को सारणी 13.3 में रखते हुए ये वर्ग चिन्ह XIS का काम करते हैं। देख लीजिए XIS का क्रम करते हैं। व्यापक रूप से में वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह XI के संगत बारंबारता FI लिखी जाती है। आइए हम उदाहरण 1 की तरह माध्य परिकलित करने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 से 25 यानी कि 17.5, 25 से 40 65/3, ये हो जाएगा आपको जितना भी निकालिएगा 30.5 होगा। टोटल का समेशन कर दीजिए और उसमें भागा दे दीजिए, यही किया है और ये आ गया आपका क्या आ गया, ये माध्य आ गया। माध्य ज्ञात करने की इस नई विधि को प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। अच्छा, इस तरीका से जब माध्य निकालते हैं इसको कौन सा विधि कहते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि सारणी 13.1 और 3 में 13.1 और 3 में समान आकारों का प्रयोग किया गया था। इन्हें माध्य परिकलित करने के लिए एक ही सूत्र का प्रयोग किया गया है, परंतु इन दोनों में हमें परिणाम माध्य भिन्न भिन्न प्राप्त हुए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और इनमें कौन सा माध्य अधिक सही है? दोनों मानों के अंतर का कारण सारणी 13.3 में की गई मध्य बिंदु की कल्पना है। 59.3 सही माध्य है जबकि 62 एक सन्निकट माध्य है। 59 जो है 0.3 वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन जो 62 है ना वो एक कह सकते हैं ना बिल्कुल नजदीक वाला वैल्यू है। कभी कभी जब XI और FI के मान बड़े होते हैं तो XI और FI के गुणनफल का ज्ञात करना जटिल हो जाता है तथा इसमें समय भी अधिक लगता है। अतः ऐसी स्थितियों के लिए ये हम परिकलनों को सरल बनाने की विधि सोचे और इसको सरल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लीजिए कि इसमें पहला चरण यह हो सकता है कि प्राप्त किए गए सभी XI में से XI को कल्पित माध्य के रूप में चुन लें तथा इसे A से व्यक्त करें। साथ ही अपने परिकलन कार्य और अधिक कम करने के लिए हम A को ऐसा XI ले सकते हैं जो X1, X2, Xn के माध्य में कहीं आता हो। अतः हम A बराबर 47.5 या A बराबर 62.5 चुन सकते हैं। आइए A बराबर 47.5 चुने हम। जब A बराबर, क्योंकि बीच का वैल्यू लेना है तो आप देख लीजिए बीच का वैल्यू क्या है, इसमें 47.5 को लिया गया, आप 62.5 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब 47.5 लेने के बाद हुआ क्या कि तीसरा चरण है कि प्रत्येक D1 DI जो है उसके संगत FI का गुणनफल ज्ञात करके सभी FI DI का योग ज्ञात किया जाएगा। ये परिकलन सारणी 3.4 में दर्शाया गया है। FI XI यहाँ से निकलेगा जी। ठीक है, तो 10 से 25 के बीच में 2, 25 से 40 में 3, 7, 6, ये आपको दिया। यहाँ से क्या निकल जाएगा FI निकल गया, XI ये दिया हुआ है और यहाँ से निकल जाएगा DI बराबर XI माइनस 47.5। तो XI क्या है 17.5, तो 47.5 में से घटाएंगे तो -30 बचेगा। यहाँ से FI ये है F, ये है DI, तो यहाँ से FI DI आपको निकल जाएगा। अब क्या करते हैं कि सारे 13.4 विचलनों का माध्य क्या है, ये D बार समेसन FI DI बटे समेसन FI। अब देखिए ये क्या है, समेसन FI DI बटे समेसन FI है। ये आपका फॉर्मूला निकल गया किसका, विचलनों का माध्य निकालने के लिए। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। चलिए उसको पहले समझ लेते हैं विचलनों का माध्य कैसे होता है। D बराबर समेसन FI DI बटे समेसन FI। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, DI को हम लोग कैसे निकालते हैं, XI माइनस A करके, और समेसन ऑफ FI XI बटे FI मैंने समेसन FI A बटे समेसन FI, इसको x बार हम लोग बोलते हैं और इसको ऐसे ही लगभग छोड़ देते हैं हम लोग
और इसको हम लोग बोलते हैं ए। तो यानी कि एक्स बार बराबर ये बोल सकते हैं कि ए प्लस डी बार, यानी कि एक्स बार बराबर ये हो गया कि ए प्लस समेसन एफ आई डी आई बटे समेसन एफ आई हो गया। ठीक है, तो अब सारणी 13.4 से ए समेसन एफ आई डी आई और समेसन एफ आई के मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो देख लीजिए, हमें 47.5 प्लस 435 बटे 30 बराबर ये लगभग 62 आपको प्राप्त होगा। अच्छा, इस तरीका से जो माध्य निकालते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं कल्पित विधि, यानी कि कल्पना करने वाला विधि। अब एक क्रियाकलाप करके हम लोग देख लेते हैं। एक्स हमारा दिया हुआ क्या 17.5 32.25 इत्यादि को ए मानकर माध्य प्रकलित कीजिए। कि आप क्या देखेंगे, आप पाएंगे कि प्रत्येक स्थिति में माध्य एक ही अर्थात 62 आता है। क्यों? हम यह कह सकते हैं प्राप्त किए गए माध्य का मान चुने हुए ए के मान पर निर्भर नहीं करता। ध्यान दीजिए कि सारणी 13.4 के स्तंभ में दिए सभी मान 15 के गुणज हैं। अतः यदि हम स्तंभ 4 के सभी गुणों का मतलब 4 के सभी मानों को 15 से भाग दें तो हमें एफ आई से गुना करने के लिए छोटी संख्या प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ 15 प्रत्येक वर्ग अंतराल की वर्गमाप साइज है, इसकी वर्गमाप साइज है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यू आई बराबर क्या है एक्स आई माइनस ए बटे एच। ठीक है, हम यू आई प्रकलित करते हैं, प्रक्रिया जारी रखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। वर्ग अंतराल क्या होता है, तो वर्ग अंतराल देख लीजिए आप, ये वर्ग अंतराल है, ये एफ आई है, ये एक्स आई है। डी बराबर एक्स आई माइनस ए निकाल चुके हैं हम लोग। यू आई निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए बटा एच। अब आप लोगों के दिमाग में तो ये क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, तो यहाँ से एफ आई यू आई निकाल लेना है आपको। ये यू आई गुना एफ आई कर देंगे ना, तो ये आएगा। अब मान लीजिए कि यू बराबर समेसन एफ आई यू आई है बटे समेसन एफ आई है, तो हम क्या करेंगे कि हम यू बार और एक्स बार में संबंध ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए यू आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच, और यू बार बराबर क्या हो जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई माइनस ए बटे एच बटे समेसन ऑफ एफ आई। अब देखिए समेसन एफ आई को इन्होंने क्या लिख दिया है, अच्छा यू बार बराबर अब क्या लिख दिया है 1 बटे एच समेसन एफ आई एक्स आई, समेसन एफ आई एक्स आई इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बटे एच को बाहर कर लिया। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपको एक्स बार माइनस ए, और एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा एच ए प्लस एच यू का बार। अब यहाँ से ये आ गया, अब यहाँ से एक्स बार निकालेंगे तो 62 आएगा। इसको पग विचलन विधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो पग विचलन विधि बोलते हैं। ध्यान दीजिए कि पग विचलन विधि सभी सुविधाजनक होगी जबकि सभी डी आई में कोई सार्व गुणनखंड हो। जब कोई सार्व मतलब कि सार्व गुणनखंड होगा तभी इसका एक क्या कहते हैं सुविधाजनक होगा ये करने के लिए। तीनों विधियों से प्राप्त माध्य एक ही है, तीनों विधि से जो माध्य प्राप्त करते हैं वो सब एक ही है। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि प्रत्येक विधि के ही सरलीकृत रूप है। सूत्र x बार बराबर a प्लस एच यू बार का तभी प्रयोग किया जा सकता है जबकि a और h ऊपर दी संख्याओं की भांति न हो, बल्कि वे शून्य के अतिरिक्त ऐसी वास्तविक संख्या हो, ताकि यू आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स आई माइनस ए बटे एच हो। नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तीनों विधि से कह रहा है माध्य निकालने के लिए 15 से 25 के बीच की जो महिला है वो 6 है, 25 से 35 अच्छा ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, एनसीआर उन्हें एक स्तंभ में रखने के लिए कह रहा है। महिला शिक्षकों का प्रतिशत क्या है, तो इतना है। अब ठीक है, यहाँ से एफ आई निकल जाएगा 15 से 25, 15 25 को जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 25 5 30 10 40 बटे 2 यानी कि 20 आता है। एक्स आई 20 लिख दिए हम। ठीक है, एफ आई 6 दिया हुआ, ये देखिए ये जो दिया हुआ ये एफ आई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ हम a बराबर 50 मान लेते हैं, a बराबर ये यहाँ क्या मान लिया 50, h बराबर 10 लेते हैं, तब डी आई निकल जाएगा एक्स आई माइनस 50, तो यू आई क्या निकल जाएगा एक्स आई माइनस 50 बटे 10 होगा। ठीक है, अब हम डी आई और यू आई ज्ञात करते हैं और इन्हें सारणी 13.7 में रखते हैं। अगर उसको आप यहाँ पे रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपका सारणी दिखाई देगा। ध्यान से देख लीजिए, और यहाँ पर आप समीशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। अब करना क्या है कि फॉर्मूला पुट करना है, आंसर लाना है। जैसे एक्स बार निकालेंगे समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई होता है, तो 1390 बटे 35। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। इसमें तीनों विधि से आप अगर आंसर निकालेंगे तो सभी तीनों विधि से प्राप्त परिणाम एक ही समान है। अतः माध्य ज्ञात करने के लिए विधि चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि एक्स आई और एफ आई के मान क्या है। यदि एक्स आई और एफ आई प्राप्त रूप से छोटे हैं तो प्रत्यक्ष विधि से उपयुक्त रहती है। यदि एक्स आई एफ आई के मान संख्यात्मक रूप से बड़े हैं तो हम कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं।
यदि वर्ग माप असमान है और xi संख्यात्मक रूप से बड़े हैं तो भी हम सभी di का एक उपयुक्त सर्वनिष्ठ वर्णखंड h लेकर पग विचलन विधि द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए कह रहा है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि द्वारा चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है? अब लिए गए, अब इसमें भी कह रहा है माध्य निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज ये आपको दिया हुआ है। हल में क्या कह रहा है कि हम यहाँ वर्ग माप भिन्न भिन्न है तथा xi संख्यात्मक रूप से, देखिए वर्ग माप क्या है, अलग अलग है और xi संख्यात्मक रूप से बड़े हैं। xi क्या है, xi इसको बोल लीजिए कि xi क्या संख्यात्मक रूप से बड़े हैं। आइए a बराबर 200 मान लेते हैं। a बराबर क्या मान लिया, 200, और h बराबर क्या मान लिया, तो 20 मान लिया। और पग विचलन विधि का प्रयोग करें तब हम सारणी 8 में दर्शाए अनुसार आंकड़े प्राप्त करेंगे। पग विचलन विधि का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 20 से 60 कितना है, ये तो 7 दिया हुआ है। 20 से 60 में क्या है, 7 दिया हुआ है। ये आप देख लीजिए 20 से 60 के बीच में क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिए। अब हम अगर यहाँ से निकालें xi तो क्या हो जाएगा, 60 20 80 बटे 2 40 हो जाएगा। di क्या होगा, xi माइनस 200, तो xi ये है माइनस 160। ui क्या हो जाएगा, तो di बटे 20, तो di ये है 160 बटे 20, तो 8 हो जाएगा। ui fi निकालना है तो ui इंटू fi, ये देखिए ये है, तो 8 7 56। इस प्रकार से आप निकालेंगे तो योग माइनस 106 आया और ये fi कितना आ गया, तो 45 आ गया। पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो देख लीजिए कि u बार निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो माइनस 106 बटा 45। u बार बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 106 बटा 45। इसलिए x बराबर क्या, x बार बराबर क्या हो जाएगा, तो 200 प्लस 20 इंटू माइनस 106 बटा 45, ये आ जाएगा 152.89। यदि हमें यह हमें बताता है कि उपरोक्त 45 गेंदबाजों ने एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में 152.89 की औसत से विकेट लिए हैं। अब क्रियाकलाप 2 हम करते हैं और इसको समझते हैं। अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को तीनों समूह में बांटिए और प्रत्येक समूह से निम्नलिखित से एक क्रियाकलाप करने को कहिए। अच्छा, आपके स्कूल द्वारा हाल ही में ली गई परीक्षा में अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक एकत्रित कीजिए। इस प्रकार प्राप्त अंकों का एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। अब अपने शहर में 30 दिनों का रिकॉर्ड किए गए दैनिक अधिकतम तापमान एकत्रित कीजिए। इन आंकड़ों को वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को ऊंचाइयों, अच्छा ये सब कह रहा है करके देखने के लिए और उसका माध्य निकालने के लिए कह रहा है, तो ये आप अपने बुक में देखिए। और अगर आपको लगता है कि ये करने से आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो आप जरूर कीजिए, करके देखिए। आगे आपका ये चैप्टर शुरू हो जाता है। इस चैप्टर का भी सॉल्यूशन मैं आपको एकदम अच्छे से दूंगा, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, लेकिन सीखने की 100% कोशिश कीजिए। 100% तो ऐसे संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी आप 30 से 40% भी अगर सीखते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिली है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।